हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विषय में बात करूँगी। इसके पहले भी मैंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 से संबंधित पार्ट 1 जो इसका वीडियो का रहा है उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किन परिस्थितियों में लागू किया गया था तथा इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको किस प्रकार से यहाँ पे परिभाषित किया गया है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से पार्ट 1 वाला जो वीडियो रहा था उसमें मैंने की थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जितने भी इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस रहे हैं उसकी चर्चा करूंगी। मेरे इन जितने भी वीडियोस हैं उनके द्वारा मेरा ये प्रयास है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, ये पीजी के, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों, ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छे अंक वो अर्जित कर पाएँ और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए भी मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों। यदि हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के विषय में बात करते हैं तो झारखंड के भू व्यवस्था से संबंधित हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अधिनियम रहा है, जिसने आज के समय में भी जो यहाँ की भू राजस्व नीति रही है झारखंड की, उसे भी निर्धारित करने का कार्य किया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के जितने भी मुख्य धाराएं या सेक्शंस रही थी उसकी चर्चा आप लोगों से करूंगी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का अध्ययन हमारे लिए काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी रैयत स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भूमि जमीन का उपयोग कर सकता है, किंतु उसे उपयोग करते समय यह ध्यान रखना होगा कि इस उपयोग के कारण कृषि योग्य भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 23 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भूमि के रैयत की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस मृत रैयत का हक जमींदार में सन्निहित हो जाएगा। धारा 46 के अंतर्गत रैयत के द्वारा उनके अधिकार के हस्तांतरण पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। धारा 46A के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि एसटी के सदस्य द्वारा अपने भूमि अधिकार डिप्टी कमिश्नर की अनुमति से दूसरे एसटी को हस्तांतरित किया जा सके, किंतु यहाँ यह आवश्यक है कि भूमि जिस एसटी को हस्तांतरित किया जा रहा है वह स्थानीय निवासी हो। धारा 46B के अंतर्गत एससी के सदस्य द्वारा भूमि अधिकारों को हस्तांतरित किए जाने के संदर्भ में बताया गया है कि हम यहाँ पे संक्षेप में यह कह सकते हैं कि धारा 46 जो ट्राइबल्स हैं उनकी भूमि हस्तांतरण को अनुमति प्रदान करता है, किंतु इसके लिए उपायुक्त की अनुमति आवश्यक होती थी। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी। काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत जितने भी ट्राइबल्स के गैर आदिवासी जो थे को भूमि हस्तांतरण की व्यवस्था के संदर्भ में स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भूमि हस्तांतरण की अनुमति केवल उद्योगों या कृषि के लिए किया जा सकता था। प्रतिबंध और प्रक्रिया अधिनियम के प्रासंगिक अनुभागों में निर्दिष्ट कर दिया गया है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार ट्राइबल्स की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन केवल उद्योग लगाने या कृषि कार्य के लिए, लेकिन इस संदर्भ में अनुमति की आवश्यकता में परिवर्तन कर दिया गया है। मूल अधिनियम में अनुमति के लिए वर्णित डिप्टी कमिश्नर के स्थान पर राजस्व विभाग की अनुमति की आवश्यकता तय कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भी की गई है कि यदि सरकार यह समझती है कि भूमि का उपयोग अस्पताल या स्कूलों जैसे उद्देश्यों के लिए
औद्योगिक और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है तो सरकार भूमि हस्तांतरण संबंधी आदेश को वापस ले सकती है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 51 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि किराएदार पूर्व मकान मालिक को दिए गए किराए के लिए मकान मालिक के ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 54 में यह व्यवस्था की गई थी कि किराएदार किराया या उसके कारण देय ब्याज के भुगतान के लिए मकान मालिक या उसके एजेंटों से निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित रसीद निःशुल्क प्राप्त करेगा। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 55 में यह व्यवस्था की गई थी कि अगर मकान मालिक या उसका एजेंट विधिवत किराया प्राप्त करने से इनकार करता है या रसीद देने से इनकार करता है तो किराएदार उपायुक्त के न्यायालय में किराया जमा कर सकता है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 56 में यह स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त के न्यायालय में जमा किराया की राशि को किराएदार या उसके एजेंट के लिखित आवेदन पर तथा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करने पर जमा कराए गए किराए की रसीद प्राप्त हो जाएगा। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 68 में यह स्पष्ट किया गया है कि डिक्री या आदेश के निष्पादन को छोड़कर किराएदार को नहीं हटाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर के द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के अलावा किसी भी किराएदार को उसके कार्यकाल या उसके किसी भाग में बाहर नहीं किया जा सकता है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 के अंतर्गत धोखाधड़ी के संदर्भ में व्यवस्था की गई थी। धारा 71 धोखाधड़ी खरीद के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती थी। अधिनियम की धारा 71 धोखाधड़ी खरीद के खिलाफ राहत प्रदान करती थी। पीड़ित इस धारा के तहत भूमि की बहाली के लिए आवेदन कर सकता था। रांची जैसे शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वामित्व वाले प्रमुख भूखंडों पर हमेशा गैर आदिवासी बिल्डरों की नज़र होती है, तो ऐसे भूखंडों का अधिग्रहण करना चाहते हैं और फिर उन्हें उच्च मूल्य पर विकास के बाद बेच देते हैं। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 के अंतर्गत पीड़ित पक्ष के द्वारा भूमि की वापस प्राप्ति के लिए आवेदन दिया जा सकता है। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 73 में व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई रैयत काश्तकार वाली भूमि को लगातार 3 वर्षों तक नहीं जोतता है या बोता है तो ऐसी स्थिति में जमीन वापस जमींदार के अधिकार में चली जाएगी तथा जमींदार इस जमीन की बंदोबस्ती किसी अन्य रैयत को करने के लिए या देने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 136 में उपायुक्त के न्यायालय के संदर्भ में बताया गया है कि इसके अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई और उसका निपटारा करने के लिए न्यायालय का गठन कर सकता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सुनवाई और फैसला खुली अदालत में किए जाएंगे तथा दोनों पक्षों को उचित नोटिस भेजा जाएगा। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 137 में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी कि यदि उपायुक्त चाहे तो वह किसी भी उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से मुकदमा वापस लेकर स्वयं उसकी सुनवाई कर सकता है या किसी अन्य डिप्टी कलेक्टर को इसका निष्पादन दे सकता है। काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत धारा 171 में स्थानीय पूछताछ की व्यवस्था भी की गई थी, जिसके अनुसार आवश्यकता होने पर उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से स्थानीय जांच कर सकता है तथा पूछताछ के समय जो कुछ भी उसके द्वारा देखा जाता है उसे कार्यवाही में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के समय यह विश्वास प्रकट किया गया था कि इससे ट्राइबल्स को अपने जमीन के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्वामित्व संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अधिनियम में कई कमियां भी रही थीं।
काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खुटकुटी भूमि के रूप में 3614 वर्ग मील भूमि में से सिर्फ 405 वर्ग मील भूमि को सम्मिलित किया गया था, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि बहुत कम ट्राइबल्स इस अधिनियम से लाभान्वित हो सके थे। काश्तकारी अधिनियम 1908 की प्रमुख कमी यह रही थी कि इसके द्वारा बेगारी के संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, जबकि बैठ बेगारी ही आदिवासी आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत जमींदारों से या उनके द्वारा दान बंदी लगान के संदर्भ में किए जा रहे अनुचित व्यवहार पर कोई प्रभावी नियंत्रण कायम नहीं किया गया था। निजी जमीन या जमींदार की जिरात के अंतर्गत जमींदारों के ऊपर कोई प्रभावी नियंत्रण काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत नहीं संभव बनाया गया था। काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक प्रमुख कमी यह भी रही थी कि किसान के खेत के पैदावार में सर्वप्रथम अधिकार लगान को दिया गया था, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि पैदावार होने के बाद पहले उस पर किए गए किसान के खर्च को और किसान के स्वयं के रख रखाव की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दोष या कमी यह भी रही थी कि इसके अंतर्गत किसानों को बकाया लगान पर रुपये में 1 आना सूद देना होता था, जो कि किसानों के हित में नहीं था। इन सभी दोषों या कमियों के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा ट्राइबल्स को अपनी भूमि पर स्वामित्व और अधिकार प्राप्त करने में उल्लेखनीय भूमिका रही थी। साथ ही साथ काश्तकारी अधिनियम में जमींदारों पर उस पर समय कुछ हद तक नियंत्रण भी कायम हो सका था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो रहा था वह न सिर्फ भूमि संबंधी अधिनियम रहा था, बल्कि इसने जितने भी झारखंड के जो मूल निवासी यहाँ के रहे थे या जो ट्राइबल्स थे उनके सुरक्षा के लिए भी या उनके हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी यह अधिनियम पारित किया गया था। बहुत हद तक यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अधिनियम के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन था ट्राइबल्स का वह भी जो है वो कंट्रोल्ड हुआ था। और जो छोटा नागपुर की जो व्यवस्था रही थी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की, उससे जो खुटकुटी व्यवस्था के अधीन जितनी भी भूमि रही थी उसी भी लाने का प्रयास किया गया था, परंतु ऐसा नहीं था कि संपूर्ण भूमि को इस टेनेंसी एक्ट के अधीन जो है वो लाया जा सका था। परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो रहा था वह उस समय के परिवेश में जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे यहाँ के मूल जनजातीय लोगों को, उसमें भी हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वह महत्वपूर्ण रहा था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।